most of the JEE aspirants are not good in organic chemistry and the reason is उनका GOC यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर नहीं रहता है। अब इस चैप्टर को मैंने ऑलरेडी एक बार रिवाइज करवाया हुआ है, उसमें हमने थियरी कंटेंट कवर किया था, इसीलिए आज की वीडियो में वी विल बी सॉल्विंग सम क्वेश्चंस जो कि मैंने 2024 के अप्रैल अटेम्प्ट से उठाए हैं, जिससे तुम्हारे इस चैप्टर के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बिल्ड हो सके। अगर इस वीडियो पे 15 के व्यूज आ जाते हैं तो मैं बाकी चैप्टर्स के लिए भी सिमिलर वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए लेट्स फिक्स योर GOC। पहले क्वेश्चन को देखें तो इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। पहला ऑप्शन कहता है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, बिल्कुल सही। द सेकंड ऑप्शन सेज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज टेम्परेरी, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि H+ आयन निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो करता है, दैट इज नॉट ट्रू, क्योंकि एक्चुअल में H+ आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो करता है। जो शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टुवर्ड्स द H+ आयन ट्रांसफर होते हैं। एंड द लास्ट ऑप्शन सेज द ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट ओनली, दैट इज ऑल्सो ट्रू। हेंस द करेक्ट आंसर और द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो ये एक मैच बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें मैकेनिज्म का स्टेप दिया हुआ है और हमें उसे मैच करना है कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट के साथ। तो पहले वाले मैकेनिज्म में इलेक्ट्रॉन्स रिंग के अंदर आ रहे हैं तो ये हो जाएगा +R इफेक्ट। दूसरे वाले मैकेनिज्म में पाई इलेक्ट्रॉन्स अटैकिंग रिएजेंट की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं तो ये हो जाएगा +E इफेक्ट। तीसरे वाले मैकेनिज्म में पाई इलेक्ट्रॉन्स अटैकिंग रिएजेंट से दूर ट्रांसफर हो रहे हैं तो ये हो जाएगा -E इफेक्ट। एंड लास्ट वाले मैकेनिज्म में इलेक्ट्रॉन्स रिंग से बाहर आ रहे हैं तो ये हो जाएगा -R इफेक्ट। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नोट करो कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि पहले इतने नहीं पूछे जाते थे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें कार्बन आयंस के स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। कंपाउंड A एंटी एरोमेटिक है, वहीं कंपाउंड D एरोमेटिक है। तो एक बात तो क्लियर है कि D मोस्ट स्टेबल होगा एंड A लीस्ट स्टेबल होगा। बात रही B और C की, तो एक कॉन्सेप्ट होता है स्मॉलर रिंग्स फॉर्म मोर स्टेबल एनायंस ड्यू टू मोर S कैरेक्टर। हेंस B ज़्यादा स्टेबल होगा C से एंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी शुड बी D, देन B, देन C एंड देन A। आई नो ये ऑर्डर किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, थोड़ा डिबेटेड क्वेश्चन भी था ये। हम सबसे क्लोज ऑप्शन की तरफ जाएंगे, दैट इज ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। सिंस चारों ही कंपाउंड में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, हेंस हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे डिसाइड करेंगे। तो देखो, कंपाउंड B नॉन पोलर है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, वही कंपाउंड D का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात रही A और C की, तो दोनों पोलर है बट कार्बोनाइड्स की पोलैरिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ईथर्स, हेंस C का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा A से। एंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट शुड बी B, देन A, देन C एंड देन D, दैट इज ऑप्शन B। अगले क्वेश्चन में हमें इथिलीन में प्रेजेंट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स बताने हैं। इसीलिए कहता हूँ कि सभी चैप्टर को एक बेसिक लेवल पर रेडी रखो, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। यहाँ पे सिंपली अगर तुम इथिलीन यानी इथीन का स्ट्रक्चर बना लेते हो तो फिर कोई लोड ही नहीं है, 5 सिग्मा बॉन्ड्स और 1 पाई बॉन्ड, ऑप्शन D, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो ये एक असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे असर्शन है कि किसी अल्कीन का सिस फॉर्म उसके ट्रांस फॉर्म से ज़्यादा पोलर होता है। इसका रीज़न दिया हुआ है कि ब्यूटीन के ट्रांस आइसोमर का डाइपोल मोमेंट 0 होता है। अगर हम ब्यूटीन के सिस और ट्रांस आइसोमर का स्ट्रक्चर देखें तो ट्रांस फॉर्म में इन दोनों डाइपोल मोमेंट का वेक्टर सम 0 हो जाता है क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शंस में है। वहीं सिस फॉर्म में ये दोनों डाइपोल मोमेंट्स ऐड हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। हेंस असर्शन और रीजन दोनों सही हैं एंड रीजन गिवन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन भी है, दैट इज ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि गिवन में से कितने कार्बोकैटायंस हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज नहीं हो रहे हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या चाहिए होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन। एक एक करके चेक करते हैं। पहले कैटायन में 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा कार्बन है और तीनों पे अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। दूसरे कैटायन में 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा कार्बन तो हैं बट किसी पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तीसरे कैटायन में अल्फा कार्बन ही नहीं है। चौथे कैटायन में अल्फा कार्बन है लेकिन sp3 नहीं sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। पांचवें कैटायन में भी अल्फा कार्बन नहीं है। छठे कैटायन में 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा कार्बन है और तीनों पे अल्फा हाइड्रोजन है। एंड लास्ट वाले में भी अल्फा कार्बन नहीं है।
तो टोटल 5 ऐसे कार्बोकेटायंस हैं जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज नहीं हो रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हमें बताना है कि गिवन में से कौन से कंपाउंड्स एरोमेटिक हैं। लेट्स सी। कंपाउंड ए में कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन नहीं है, हेंस नॉन एरोमेटिक। कंपाउंड बी प्लेनर है, रिंग में कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन है और रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, हेंस एरोमेटिक। ध्यान रखना कि कॉन्जुगेशन और पाई इलेक्ट्रॉन्स हम सिर्फ रिंग के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। कंपाउंड सी में कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन भी है और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, बट ये प्लेनर नहीं होता है, हेंस नॉन एरोमेटिक। कंपाउंड डी में कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन भी है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और ये प्लेनर भी होता है, हेंस एरोमेटिक। सो द करेक्ट आंसर इज बी एंड डी ओनली, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन एन ईजी वन। हमें बताना है कि इस कंपाउंड में 2 डिग्री कार्बन्स कितने हैं। 2 डिग्री बोले तो ऐसा कार्बन जो खुद 2 कार्बन से बॉन्डेड हो। इस कंपाउंड को ध्यान से देखें तो सिर्फ एक ही कार्बन 2 कार्बन से बॉन्डेड है, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन में हमें बताना है कि गिवन में से कितने कंपाउंड्स एरोमेटिक हैं। एक एक करके देखते हैं। पहले कंपाउंड में कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन नहीं है, दूसरे कंपाउंड में भी कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन नहीं है, तीसरे कंपाउंड में कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन तो है लेकिन रिंग में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, हेंस एंटी एरोमेटिक। चौथे कंपाउंड में भी कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन तो है लेकिन रिंग में 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगेन एंटी एरोमेटिक। पांचवें कंपाउंड में कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन भी है और रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, हेंस एरोमेटिक। लास्ट वाले में अगेन कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन नहीं है, हेंस इन सब में सिर्फ एक ही कंपाउंड एरोमेटिक है। अगले क्वेश्चन में हमें कुछ एलिफेटिक एसिड्स दिए हुए हैं और हमें उनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि एसिडिक कैरेक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। अगर हम गिवन कंपाउंड्स को देखें तो प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर कुछ ऐसा होगा, हेंस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इसके रिवर्स में रहेगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि गिवन में से कौन से कंपाउंड्स इंडक्टिव, मेसोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन तीनों इफेक्ट्स दिखाते हैं। एक एक करके चेक करते हैं। पहले कंपाउंड में सिर्फ इंडक्टिव और मेसोमेरिक इफेक्ट रहेगा, दूसरे कंपाउंड में इंडक्टिव भी है, मेसोमेरिक भी है, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन भी है ड्यू टू दिस अल्फा हाइड्रोजन। तीसरे कंपाउंड में सिर्फ रेजोनेंस है, चौथे में सिर्फ इंडक्टिव है, पांचवें में इंडक्टिव भी है, मेसोमेरिक भी है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, छठे में भी इंडक्टिव भी है, मेसोमेरिक भी है, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। सातवें कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। आखिरी कंपाउंड में भी इंडक्टिव है, मेसोमेरिक भी है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। तो टोटल 4 ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि तीनों इफेक्ट शो कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें हमें pKa वैल्यूज का ऑर्डर बताना है, एंड इफ यू डोंट नो pKa वैल्यूज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। तो बेसिकली हमने एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताना है एंड वो डिसाइड होता है कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी से। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कंपाउंड ए में कोई ग्रुप अलग से अटैच नहीं है, हेंस नो इफेक्ट। कंपाउंड बी में पैरा पोजीशन पे NO2 लगा हुआ है, हेंस माइनस आई इफेक्ट के थ्रू इसको स्टेबलाइज करेगा। कंपाउंड सी में मेटा पोजीशन पे OCH3 लगा हुआ है, हेंस माइनस आई इफेक्ट के थ्रू स्टेबलाइज करेगा। कंपाउंड डी में मेटा पोजीशन पे NO2 लगा हुआ है, हेंस ये भी माइनस आई इफेक्ट के थ्रू स्टेबलाइज करेगा, बट NO2 का माइनस आई OCH3 के माइनस आई से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हेंस ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। कंपाउंड ई में पैरा पोजीशन पे OCH3 लगा हुआ है, हेंस प्लस M इफेक्ट के थ्रू इसको डीस्टेबलाइज करेगा। हेंस सबसे ज़्यादा एसिडिक रहेगा B, देन D, देन C, देन A एंड फाइनली E। pKa वैल्यूज का ऑर्डर इसके रिवर्स में रहेगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें पायरोल, पिरिडीन और पिपिरिडीन के बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। पायरोल एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें जो ये लोन पेयर है वो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, हेंस पायरोल इसे डोनेट नहीं करना चाहेगा एंड बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम रहेगी। पिरिडीन भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है लेकिन इसमें जो ये लोन पेयर है वो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं होता है, हेंस पिरिडीन इसे इजीली डोनेट कर सकता है एंड बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। सिमिलरली पिपिरिडीन में भी जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है। तो इन दोनों में कैसे कंपेयर करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन से। पिरिडीन में लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन पे है, वहीं पिपिरिडीन में लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन पे है। sp3 मतलब लेस s कैरेक्टर, दैट मीन्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड दैट मीन्स लोन पेयर को इजीली डोनेट कर पाएगा एंड हेंस बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा रहेगी।
सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। रूल्स तुम्हें पता ही हैं, एक एक करके देखते हैं। स्ट्रक्चर 1 न्यूट्रल है, हिंस बाकी दोनों से ज़्यादा स्टेबल रहेगा। स्ट्रक्चर 2 में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, स्टेबल। वहीं स्ट्रक्चर 3 में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, अनस्टेबल। हेंस स्ट्रक्चर 2 ज़्यादा स्टेबल रहेगा स्ट्रक्चर 3 से। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सो हमने देखा कि जेईई मेंस के अंदर जीओसी से किस तरह के सवाल आते हैं और उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए। इफ यू वांट मोर PYQ सॉल्विंग सेशंस लाइक दिस, डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स and don't forget to subscribe the channel.